इस बजट को और आसानी से समझने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। समय संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर मुनीर आलम जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर वी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिर अली भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है और सुलेमान खान साहब नेता कांग्रेस हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ही देर में मौजूद होंगे। मुनीर सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वित्त मंत्री ने जो कर प्रणाली में जो सुधार किए हैं और संशोधन किए हैं, उससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, निजी निवेश को उछाल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाई है, आपको लगता है? देखिए, ये बजट जो है ये एक ऐसी सिचुएशन में आया जबकि लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। पिछले हफ्तों से ये बात चल रही थी कि न मालूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देने वाली है, लोगों की जेब में क्या चला जाएगा। डिमोनेटाइजेशन रीमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों ने बड़ी परेशानी उठाई है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा है कि शायद वो सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, जो कि नहीं होती हैं आमतौर पे, हर बजट के साथ ये होता है। उसकी वजह यह है कि जो टैक्स के बारे में जो 2.5 लाख से 3 लाख हुआ, कल आपकी इसी प्रोग्राम में कल ये बात हो रही थी, कोई ये कह रहा था कि 4 लाख हो जाएगा, कोई ये कह रहा था कि 5 लाख हो जाएगा, लेकिन यही पैनल जिसमें उपाध्याय जी भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई 3 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। सो बहुत ही मॉडरेट सी चीज हुई, ये 3 लाख हो गया, और इसके अलावा छोटी मोटी चीजें जरूर हुई हैं, जैसे, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं इसके ऊपर टैक्स के ऊपर आऊं, मैं 2-3 बात इस टैक्स की बहुत अच्छी है जिसको कि मैं मेंशन करना चाहता हूं, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक बात तो ये है कि कल जब प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा हिस्टोरिकल बजट है। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकल बजट किस सेंस में है। लोगों ने ये कहा कि साहब पहली मर्तबा जनरल बजट और रेलवे बजट को कंबाइन कर दिया गया है। 1924 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है। दूसरी बात ये कि डिमोनेटाइजेशन के बाद का बजट हुआ है, यहाँ पे मुझको थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन को और उसकी जो सफरिंग्स और उसकी जो कॉस्ट थी, उसको इस बजट ने जिस तरह से उसको सप्रेस करने की कोशिश किया और ये कह दिया कि साहब इसका तो बड़ा ट्रांजिएंट इम्पैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये चीज बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जो लोग इसमें सफर किए हैं उनको अपेरेंटली कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक अच्छा इनिशिएटिव ये है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश की गई है, और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कोई आदमी ये कह सकता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में लाने की कोशिश की गई है। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं जिसका कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये काम किया। वी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद है। उपाध्याय साहब, आपने कल ही कह दिया था कि 3 लाख से ऊपर नहीं जाएगा टैक्स स्लैब, इसके अलावा कहां कोई कमी रह गई सरकार की तरफ से जिसको पूरा किया जा सकता है? आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि उस वक्त भूल गया, और मैं ये कह रहा था कि इस बजट की एक हाईलाइट और इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि इस बजट में बहुत बार जिक्र किया गया रूरल इकोनॉमी को। कोशिश ये की गई दिखाने के लिए कि जो पहले कभी किसी जमाने में बजट का एक फ्लेवर होता था लेफ्ट टू द सेंटर वाली टाइप की चीज के साथ, रूरल एरिया में हम ये करने जा रहे हैं, हमें इरिगेशन को इस तरह से बढ़ा देंगे, ये सारे के सारे वादे किए गए। सारी प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के वादे पिछले सारे बजट में किए जा चुके हैं, लेकिन उसका हो क्या रहा है ये ना तो इस बजट से पता लगा, ना इकोनॉमिक सर्वे से पता लगा, कोई बात समझ में नहीं। चलिए पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। सुलेमान खान साहब, हमने कहा था कुछ ही देर में स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, बेबाक राय रखते हैं। सुलेमान साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाई वित्त मंत्री की, उनकी पूरी टीम की, थिंक टैंक की, जिन्होंने ये बजट बनाया। उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग को राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, निजी निवेश में उछाल होगा, बहुत बेहतरीन बजट है, इतने में इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। आपका रिएक्शन? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो पीठ थपथपाई और शाबाशी दी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर को या उनकी टीम को, जिन्होंने बजट को पेश किया और तैयारी करी, तो ये कोई नई बात है नहीं। अब हम लोग को आदी हो जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा सा, लोग कहते हैं, हम सुनते रहते हैं कि जुमले देते हैं, उनके खुद ही अध्यक्ष ने कह दिया थोड़ा जुमला सुनते रहना चाहिए। बहरहाल इस बजट की जहां तक मैं ताल्लुक से बात करूं तो अब तीसरा बजट था अरुण जेटली साहब का, और वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तीसरा बजट उन्होंने पेश किया, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में हम राइट नाउ, इस वक्त हम मुल्क हमारा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में है, और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में बहुत ही ऑर्डिनरी बजट आया है। वजह उसकी ये है कि कोई विजन नहीं है इस बजट में, और वो जो 2 घंटे का उनकी तकरीर हुई, भाषण जो हुआ, उसमें पुरानी स्कीम्स के रिपीटिशन के अलावा किसानों के लिए,
मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवानों की नौकरी के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, डाउन ट्रोडन जो तबका है उसके लिए कोई रिलीफ नहीं थी। और डीमोनेटाइजेशन का जो वार और चोट और जो तकलीफ दी है पूरे मुल्क को मोदी जी ने, उसके बाद हम ये समझते थे और ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई बाम लगाएंगे, कोई मरहम लगाएंगे, लेकिन उन्होंने तो और जख्मों पे नमक लगा दिया। जैसे आप देखिए, उस पर बड़ा सीना चौड़ा कर रहे थे कि इन्फ्लेशन कम हो गया। भैया इन्फ्लेशन तो कम हो गई, उसे हमने कंट्रोल कर लिया। जब आपने डीमोनेटाइजेशन करा और लोगों की जेब में पैसा नहीं रहा, तो किसानों को अपनी सब्जियों को सड़क पे फेंकना पड़ा। टमाटर 4 रुपए और 5 रुपए किलो बिका बाजार में, आलू 3 रुपए और 4 रुपए किलो बिका बाजार में। इसका जवाब लेते हैं। एक बात और मैं कह दूं, IMF ने कहा कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 6.5 या 6.6 है, जो 1% कम है। जो डाउनवर्ड स्पाइरल मूवमेंट हुआ GDP ग्रोथ रेट का, जो 8% की बात करती थी मोदी सरकार, अब एस्टिमेट्स के हिसाब से पूरा टर्म भी मोदी जी की सरकार का निकल जाएगा, तब भी 8% नहीं हो सकता। चलिए और सर एक बात और, CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि 6% दिखाया है और ब्लीक दिखाया GDP ग्रोथ रेट। तो बुरा हाल है, नौकरियों का कोई सवाल ही नहीं उठता। और सबसे कम मतलब 7 ईयर लो नौकरी इन्होंने नौजवानों के लिए तैयार की। चलिए नुमाइंदे बैठे सरकार के। साबिर अली साहब मौजूद है। साबिर अली साहब, तमाम आरोप आपने सुने, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वक्त जाया होगा उसमें। इनका जवाब चाहेंगे सर? देखिए, बजट पे डिस्कशन है। मैं समझता हूं कि बजट की 4-5 मेन पहलुआ होती है। अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, कोई भी सरकार आती है तो इस देश की जो आवाम है, मैं समझता हूं कि उसको 4-5 सेक्शन से ज्यादा बांटी नहीं जा सकती है। एक वो मजदूर तबका, एक मध्यम तर्क, और एक जो छोटे काम करने वाले हैं और एक बड़े काम करने वाले हैं, और एक एजुकेशन है, और मुझे लगता है कि फिर चिकित्सा है, हेल्थ है। मैं समझता हूं कि आप एक एक करके जो भी कोई तर्क के साथ इसको रख ले। मैं मजदूर से बात करता हूं, मनरेगा में पैसा बढ़ा, उसके ऊपर आइए छोटे वर्ग का, जो लोग ऐसे मध्यम वर्ग के लोग जो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जो तनख्वाहों पे काम करते हैं, उनके साथ सहूलत। आप उससे आइए, नौकरी कैसे मिलेगी? क्या कोई सरकार ईमानदारी से कोई कह दे सरकारी नौकरी कोई सरकार कितना दे सकता है? नौकरी कैसे पैदा हो, उसके जराए पैदा कर सकते हैं। और ये सरकार की जितने स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो छूट दिया 5% का, और उसके लिए सब्सिडी का, आप चाहे वो दूध का कारोबार का देख लीजिए, आप स्किल इंडिया का देख लीजिए, छोटे कारोबारियों को देख लीजिए, लोन का देख लीजिए, नौजवान अगर कोई काम करना चाहे तो आप जब कोई चीज को एनालिसिस खाली एक चश्मे से देखेंगे तो वो जायज नहीं होता। आप उसको बड़े चश्मे से देखिए, आप एनालाइज कीजिए, कोई भी करे, लेकिन उसके चश्मे ही नहीं लगाता हूं वैसे। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह नजर अभी सही है, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। बहरहाल इनको मैं जरा इनके आंकड़े बता दूं। अगर भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा सा बजट पे नजर डाल के आते और पिछले साल का भी देखते, हमने बोला, जरा सा सुनिए, आप सुनिए, 38,000 करोड़ मनरेगा का बजट था पिछले साल। नहीं, आप मत करिए डिबेट, आप सुन लीजिए, मुझे बोलने की आपके जैसा बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं। अगर इस बात की ये नहीं है कि जब कोई बात करे डिबेट की, अगर आपके पास, इसलिए मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, अगर डिबेट करने की, झूठ ना बोले आप। अगर 38,000 करोड़ मनरेगा का सब्र नहीं है, पिछले साल नहीं है, तो डिबेट में नहीं और ग्रांट्स दी गई तो 9,500 आप जब कर रहे हैं तो मैं नहीं करता, इसलिए मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं ऐसे लोगों से जिसको इस बात की सब बोला जाता है। एक बार बात सुनने वाले, हमारे गांव में खेदना चिल्लाता है, हमारे गांव में जो खेदन है ना वैसा चिल्लाता है, वैसा काम करो। आप डिबेट कर रहे हो, आपसे ज्यादा मेरे गांव में खेदना चिल्लाता है, घटिया बात का काम न करो। एक्सपेक्टेशन रखते हैं इसी तरह की बात का, जब आपसे नहीं बचता है। अरे आप जैसे लोगों से आपने पूरे देश को लूटा, आपकी सरकार लेती, पूरे देश को डुबा डाला, पूरे देश को लगा, दिल्ली को डाला, कौन सा शहर छोड़ा। आप जिसके जितने लोग हैं जेल में गए, बेल पे बाहर आए, आप बात करते हो बेल पे? आपके अध्यक्ष काय पे आए थे? अरे कन्विंस नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ तो सुन लो। तड़ी पार करा था आप जैसे डिबेट करने वाले यूपी का आपके अध्यक्ष से 11-12 मुकदमे, आप सुन लो, मैं डिबेट कर रहा था। हमारी चर्चा थोड़ा सा आपके जैसे बोलने वाले कैसे लोग रोड पे चौराहे पर चिल्लाए में चले जाओ चौराहे पर।
यहाँ डिबेट साबिर करें, अली जी, साबिर अली जी, चैनलों को ना आपको सुलेमान साहब। सर्टिफिकेट चाहिए हमें। सुलेमान साहब आ रहा हूं। साबिर अली हमारे साथ मौजूद है। साबिर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने तमाम आपके ऊपर आरोप लगाए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मजदूर वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। एक एक करके जवाब दे दीजिए सर, क्या है बजट में प्रावधान? बहुत संक्षेप है। मैं वही मैं कह रहा था ना, जी, मैं वही सुना रहा था कि जब स्मॉल इंडस्ट्री को सहूलत मिलेगी तो रोजगार पैदा होंगे। अब जब छोटी छोटी इंडस्ट्री लगेगी, चाहे वो दूध का हो, चाहे वो किसानों का माफी का हो, चाहे उसका कर्ज का हो, ये से रोजगार पैदा होते हैं। जब स्टूडेंट्स को पैसा पढ़ाई कम सस्ते दर पे मिलती हो, तो ये एक जराये होते हैं और सरकार का काम होता है जराये पैदा करना। और ये सरकार जराये पैदा इतनी की है इस बार कि कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। चाहे आप कोई एक एक चीज करके 10 पॉइंट दो, 20 पॉइंट दो, मैं गिना देता हूं कि इस बजट में कोई ऐसी चीज बाकी नहीं है जो जराये को पैदा नहीं करती हो। मैं जरा सा मनरेगा की बात कर रहे थे, बजट बढ़ा। पिछले साल मनरेगा का बजट जो ओरिजिनल बजट में था वो 38,000 करोड़ था, और विद टाइम एक साल में और डिमांड आई स्टेट से तो 9,500 करोड़ और गवर्नमेंट ने रिलीज करा, तो 47,500 करोड़ रुपए हो गया पिछले साल। इस साल 48,000 करोड़ हो गया, 500 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई, तो कहते हैं रिकॉर्ड हाई हो गया। आप रोजगार की बात करते हैं, मोदी जी ने देश से झूठ बोला था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों के लिए पैदा करूंगा। 3 साल हो गए, 6 करोड़ नौकरियां होना चाहिए थी। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है कल, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि पिछले साल सिर्फ 1.5 लाख नौकरी आई है, ऑल टाइम लो है 7 साल की। अब आ जाइए आप किसानों पे। किसानों के लिए हम ये सोचते थे कि कोई ऐसा प्रावधान होगा, कोई ऐसा प्रोविजन होगा बजट में जिससे उनके जख्मों पे कुछ मरहम लगेगा। 2.5 करोड़ किसान पत्र राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को जाके जमा करे कि भैया इनका किसानों का कर्जा ये माफ कर दो, ये कर्जे से मरे जा रहे हैं और डिमोनेटाइजेशन से इन्हें और मार हो गई है। ना ही किसानों के कर्जे की कोई बात हुई। किसानों से अपने लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि एमएसपी दूंगा प्लस 50% प्रॉफिट दूंगा। एमएसपी भी सही रेट नहीं मिला। उसके साथ साथ 20 फरवरी 2015 को एक पीआईएल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया कि भैया हम 50% प्रॉफिट नहीं दे सकते। साबिर अली साहब, तो नया ये सब कुछ नहीं बातें था, झूठ है। नई बोतल में पुरानी शराब, झूठ बोला और अब बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। नई बोतल में पुरानी शराब। मनरेगा की स्कीम को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जो स्कीम्स कांग्रेस ने अपने जमाने में शुरू की थी उनके नाम बदलकर आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्कीम पे एक सेकंड में अभी सर्वे की रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट के अचीवमेंट में इन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे कोई बात नहीं करी। इन्होंने क्या बात करी? एफडीआई, जीएसटी और आधार कार्ड जो कांग्रेस के इनिशिएटिव थे उसके आपने तारीफें अपनी गिनवाई। डिमोनेटाइजेशन पे तो ऐसे हो गए जैसे साफ सूंघ गया, बात ही नहीं कर रहे हैं। साबिर जी जवाब। डिमोनेटाइजेशन की बात कौन साफ सुन गया? उसके लिए तो जितने लोगों का, चूंकि दर्द किसको है, जिसके पास काला धन होगा उसी का ना। तो चुनावों में बोलिए, तो दर्द जिसको है हम चिल्ला रहे हैं। भाई आप सुनिए, गरीब तो चिल्लाए नहीं, मध्यम वर्ग चिल्लाए नहीं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो खुश है। आप अपने पता चल जाएगा सब इलेक्शन जाके में। डिमोनेटाइजेशन का डंका पीटे। लोग आपका स्वागत करेंगे, बहुत शानदार। मैं जानता हूं किस चीज से करेंगे। आपके सांसद हैं फैजाबाद के लल्लू सिंह, आपके कार्यकर्ताओं ने कुर्सी से बांध के मारा है। आपको पता नहीं है, फैजाबाद के सब लोगों ने, जितने लोगों ने पहले जीत के आया अपने क्षेत्रों में जाके पंजाब में उन्होंने कहा है, सुलेमान एक बार जवाब लेते हैं। मुझे मत सजा देना। दो लोग बोलेंगे समझ नहीं आए। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि आप वोट मत देना लेकिन जूते मत मारो पंजाब की रैली में। यूपी के जितने 73 एमपी सबने जाके कहा, भैया मैं यूपी का हूं, ढोल के साथ डिमोनेटाइजेशन की बात कर सकें जुलूस निकाल के कहा। आप कैंडिडेट से कहिए ना, आपको फिर खबर नहीं है। आप देख लो, फिर रिजल्ट आएगा। आपकी तो ये ताकत थी कि जाके किसी दूसरे के झूले पर बैठ गए। आप तो दूसरे के झूले पे बैठ गए कि मुझे भी ले लो। आप क्यों इतने जिटरी हैं इससे? आपकी इतनी ताकत में दर्द क्यों नहीं लड़ ली है यूपी में? हमें मालूम है दूसरे के झूले तलाश कर रहे थे। आप इसी तरह की बातें करेंगे। जो साइकिल पंचर हो गई थी उस पर जाके सवार हो गए। आपके पास ताकत नहीं है। आप तीसरे नंबर के पास बिहार में हो। समय संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ मौजूद है, ऋषिकेश से जानेंगे। ऋषिकेश, वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी कुछ तीखे सवाल पूछे, हालांकि उसमें गोलमोल करने की बात की गई। कहां कमी दिखाई दी गई और कौन से ऐसे सवाल थे जिन पर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा कि इस सरकार ने कहा कि ये जो बजट है ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए हम लेके आए हैं और पॉलिटिकल फंडिंग को जो पारदर्शी बनाने की बात है इसको लेकर के काफी अधिकांश मंत्री काफी सपोर्टिव दिखे, काफी वो तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन एक सवाल ये मन में आया कि ठीक है, आपने 20,000 रुपए से कम करके उसको 2,000 रुपए ले आए कि कैश 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, तो आप जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो पैसा जाता है उसके ऊपर जो आरोप लगता है कि ये काला धन रहा है, अब 2,000 ले आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 20,000 से 2,000 करने से क्या अंतर आ जाएगा। मान लीजिए किसी के पास 500 करोड़ रुपए की फंडिंग आई, अभी तक कहते थे कि 20,000 रुपए से नीचे के ये 80% लोग 20,000 से कम के ये डोनेशन है, तो इसलिए वो डिटेल्स नहीं देते थे। अब अगर फिर से कहेंगे कि ये 2,000 रुपए से कम के डोनेशन है तो कहाँ है केवाईसी लागू क्यों नहीं की गई? अगर आम जनता अपने हर लेन देन के लिए केवाईसी के लिए तैयार है तो ये पॉलिटिकल पार्टी जब चंदा लेते हैं तो ये केवाईसी क्यों नहीं दी जा रही है? सवाल ये, इसका जवाब मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर वो क्या देना चाह रहे थे। कह रहे थे इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, अगर कोई इनकम टैक्स में बचत लेना चाहता है तो दोनों पक्ष अपना डिटेल बता दे तो इनकम टैक्स में बचत मिल जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि इसमें मुझे अभी भी काफी खामियां हैं। दूसरा सवाल ये कि जॉब क्रिएशन को लेकर के यहाँ पे वो गोलमोल कर गए। जॉब क्रिएशन एक बड़ा मुद्दा रहा है। वो कहते हैं कि जॉब को लेकर के अलग से हम कोई चैप्टर नहीं दे सकते थे, लेकिन सवाल यही है कि आपने सब कुछ गांव जो मार्केट है, जो कारपोरेट है, उसके लिए आपने सब कुछ अपनी तरफ से किया, लेकिन जब गांव के लिए या किसानों के लिए जो रहा उसमें मसलन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आप कर लें तो उसमें जब तक स्टेट राजी नहीं होंगे वो लागू नहीं होगा और बहुत मुश्किल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करना, क्योंकि बड़े कारपोरेट आकर के कुछ किसानों को लामबंद करेंगे और कहेंगे कि आप स्ट्रॉबेरी उगाइए या फिर आप शहद के लिए हमारे लिए काम कीजिए। ऐसा शायद इस देश में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो खेत की जोत है वो काफी कम है। तो स्टेट के ऊपर आपने डाल दिया। साथ ही एपीएमसी के लिए, यानी किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए आपने एपीएमसी में जो सुधार करने की बात कही है, ये भी स्टेट जब तक सहमत नहीं होंगे आप नहीं कर सकते। यानी कि जो किसान के लिए आप करना था उसने आप सब कुछ अपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया और जो कारपोरेट के लिए या फिर बड़े बिजनेस के लिए करना था वो आपने कर दिया, जैसे कि जो एमएसएमई के लिए आपने टैक्स में 5% की रिबेट दे दी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि सरकार बीच बचाव का रास्ता गोलमोल करना चाहती है। बहुत अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और हो सकता है आने वाले दिनों में जब डिबेट हो तब जो सरकार की खामियां रही बजट में और कुछ और वो सामने निकल के आएगा। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे। ऐसे और बहुत सारे सवाल हैं जिन पर सरकार को जवाब देना था, गोलमोल जवाब देकर ऋषिकेश से जानेंगे। तमाम पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद विपक्ष से जानेंगे कि बजट में अच्छा क्या था और सरकार से जानेंगे कमी क्या थी। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हाजिर होंगे।